तो हेलो बच्चों, कैसे हो। हम एक बार फिर आ गए हैं अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर। और आज हम क्लास 10th का जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले 2 टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ सीधे सीधे पूछता है व्हाट इज ओम्स लॉ। तो आप बताओगे, अच्छा ओम्स लॉ हम पढ़ क्यों रहे हैं, पहले तो ये समझ लो। ओम्स लॉ पढ़ने का हमारा रीज़न ये है, जैसे हमारा कोई कंडक्टर होता है, ठीक है, उस कंडक्टर का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। उसमें अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो करंट की भी कुछ वैल्यू होगी। तो वो करंट की वैल्यू का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन है, या पोटेंशियल डिफरेंस का करंट की वैल्यू के साथ क्या, करंट की जो वैल्यू है उसके साथ क्या रिलेशन है, या करंट के साथ क्या रिलेशन है, इसको डिफाइन करता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ ये कहता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लो थ्रू आ conductor is directly proportional to the potential difference between its end between its ends। यानी कि जो हमारा करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन ये आपने 8th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर हम I की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो V की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, सेम रेशियो में इंक्रीज होगी। ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शन की बात करें तो उसमें जिस रेशियो में कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है उसी रेशियो में कोई दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करती है, वो आपका होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर मैं इसको V इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चाहे I को इधर लिखो चाहे V को इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना, ये प्रोपोर्शन का साइन हटाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से ये प्रोपोर्शन का साइन हटाना चाहूँ और यहाँ पर इक्वल लगाना चाहूँ, तो अब यहाँ पर हमें कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी, जरूर ली जाती है। फिजिक्स में जितने भी प्रोपोर्शनल के साइन होते हैं उनको हटाने के बाद कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमें रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेंगे R, और यही R आपका क्या है, ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। यही आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को और फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो सकता है R इज इक्वल टू, I को V के अपॉन में ले आएंगे तो यहां से आपका बन गया R इज इक्वल टू V अपॉन I, जहां पर R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टेंस को। V किसको प्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को। और I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, ये तो आपका हो गया मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है,
अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, उससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने अभी ड्राइव किया R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ये तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर हम इसको वर्ड्स में लिखें तो हम यहां से कह सकते हैं वी कैन से दैट रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ends of any conductor and electric current flowing through it is called a constant value। इस कांस्टेंट वैल्यू को आप क्या करोगे, ब्रैकेट में बंद कर लोगे, कॉल्ड अ कांस्टेंट वैल्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। बात समझ में आ गई। इस रेजिस्टेंस का एक यूनिट भी होता होगा, ठीक है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, which is represented by the symbol होता है ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये सिंबल ओम को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको वैल्यू लेनी है तो आप जैसे लिखोगे 20 ओम 30 ओम इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया। अब अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो इस फॉर्मूले से हमें एक चीज पता चल रही है, दो चीजें पता चल रही हैं। क्या पता चल रहा है, जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। इसको अगर आप वैसे लिखना चाहोगे मैथमेटिकल टर्म में तो ऐसे लिख लो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और इसको लिखना चाहो तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन नहीं होता है, 1 अपॉन आई जो होता है वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल को शो करता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, अगर ये R जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या R जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसी दूसरी क्वांटिटी के, तो इस पर क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आएगा मैं बता देता हूँ आपको, मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। क्वेश्चन क्या है, वो पूछ लेता है, जैसे अगर कोई वायर है, ठीक है, और उस वायर में करंट जो है आई फ्लो कर रहा है, उस वायर के एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और इन दोनों की वजह से उसमें एक रेजिस्टेंस है R, ठीक है। तो अगर हम वायर का पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दें तो उससे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, चेंज होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो किस रेशियो में चेंज होगा, कितना चेंज होगा, ठीक है। वहीं अगर उसी वायर में हम करंट की वैल्यू डबल कर दें तब रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब वो सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को डबल करते हो किसी भी कंडक्टर के लिए, ठीक है, तो R भी डबल हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो फर्क V पे पड़ेगा वही सेम फर्क R पे पड़ेगा। इसको करेंगे कैसे, आता है एग्जाम में बिल्कुल पूछता है। कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा,
इफ R इज इक्वल टू V अपॉन I, देन what effect on R if potential difference getting doubled, if I getting doubled, ऐसे पूछता है। ठीक है, देखो मेरी जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी ऐसी है, मैं बहुत बेसिक इंग्लिश यूज़ करता हूँ, तो आपको समझ आ ही रहा होगा, बस इतनी सी बात है। बहुत बेसिक इंग्लिश में यूज़ करता हूँ मैं, बहुत हाई इंग्लिश मेरे को यूज़ में नहीं मैं कर पाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे पूछेगा, या पूछ लिया उसने v इक्वल टू आर इक्वल टू वी अपॉन आई हो जाएगा, या इसको v इक्वल टू आई आर भी लिख सकता है, वो कुछ भी लिख सकता है, आपको इससे मतलब है। तो पहले मैं फर्स्ट वाले को करता हूँ। यहाँ पर हमें मालूम है r इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये हमारा रिलेशन है r v और i का। ठीक है, बट इफ b गेटिंग डबल, अगर हम b की वैल्यू 2v कर दें, है ना, तो उस केस में आप फिर करते हैं r इज इक्वल टू 2v अपॉन आई, यही लिखेंगे। लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे तो r की वैल्यू में भी चेंज होगा ना, भाई रेजिस्टेंस में कुछ तो चेंज होगा। तो क्या ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होगा? नहीं होगा, भाई कुछ तो अलग होगा ना। तो इसीलिए हम इसको क्या लिख लेते हैं, r डैश लिख लेते हैं, जिससे कि मालूम पड़ जाए कि वैल्यू को डबल करने से जो r की वैल्यू थी वो पहले तो मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले r थी और बाद में r डैश हो गई, मतलब कुछ चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ अभी नहीं पता। ठीक है, अब r डैश इज इक्वल टू 2 को बाहर लिख लो और v अपॉन आई को ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, अब देखो v अपॉन आई को हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, यानी कि जहां पर ये v अपॉन आई लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम r यूज कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे r डैश इज इक्वल टू 2 और v अपॉन आई की जगह पर हम क्या लिख देंगे r, और यहाँ पर हम रीजन दे देंगे क्योंकि r इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, ये इसका रीजन है, हमने यहाँ पर r क्यों लिखा। अब देखो जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया तो r की वैल्यू भी कितनी हो गई, पिछले वाले रेजिस्टेंस की डबल हो गई। हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि नहीं हुआ? हुआ, ये बात समझ में आ गई होगी। फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 कर देगा तो यहाँ पर वैल्यू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ट्रिपल करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ट्रिपल हो जाएगी। 4 टाइम करने पर ये 4 टाइम हो जाएगी, 5 टाइम करने पर 5 टाइम हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो जिस रेशियो में v बढ़ेगा उसी रेशियो में r भी बढ़ेगा। ठीक, अब सेकंड वाले पे आ जाओ। अब सेकंड वाले को मैं यही कर देता हूं, इफ i इज इक्वल टू 2i। अब अगर आपने i को डबल कर दिया तो इस बार किस में चेंज होगा, i में चेंज होगा। v तो सेम ही रहेगा पहले वाले की तरह, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और जाहिर सी बात है अगर हमने i को चेंज किया है तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज आएगी, है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज आएगी तो उसको हमने क्या लिख लिया, r डैश लिख लिया। r डैश इज इक्वल टू, ये क्या है 1/2, 1/2 को बाहर ले लो और यहाँ पर बच गया v अपॉन आई। फिर से वही चीज, इस v अपॉन आई को हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। तो r डैश इज इक्वल टू 1/2 r, v अपॉन आई की जगह हमने क्या लिख दिया, r लिख दिया। इसका रीजन हमें यहाँ लिखना पड़ता है। ठीक है, अब देखो जब हमने i की वैल्यू को डबल किया, पिछले वाले के कंपैरिजन में i की वैल्यू को जस्ट डबल कर दिया, तो r की वैल्यू पिछले वाले के कंपैरिजन में कितनी हो गई, हाफ हो गई। हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिस रेशियो में इसने i ने इंक्रीज किया था उसी रेशियो में r ने डिक्रीज कर दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक, तो यहां से हमें ये तो पता चल गया, जितनी भी राम कथा थी वो हमने बता दी। एक लाइन मैं शुरू से मैं बोलता आ रहा हूँ, जब से हम रेजिस्टेंस के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना अपने चैप्टर में, पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ते हुए या इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ते हुए हमने जब जाना थोड़ा सा, तो मैंने तुम्हें एक लाइन बताई थी कि जैसे नॉर्मल लाइफ में फ्रिक्शन फोर्स होता है जो हमारी स्पीड का क्या करता है, अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है।
ऐसे ही रेजिस्टेंस होता है जो किसके फ्लो का अपोज करता है ना। और मैंने तुम्हें बताया था कि हर एक कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो हम लिखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes the flow of current through it. The property of any conductor due to which it opposes the flow of current through it is called resistance. ठीक है, ये तो मैंने पहले भी तुम्हें बताया था। ठीक है, अब रेजिस्टेंस किस किन चीजों पर डिपेंड करता है भाई? कुछ तो ऐसे फैक्टर्स होंगे जिन पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर जैसे कि आयरन हो गया। आयरन एक कंडक्टर है, ठीक है, उसका अपना नेचर है। सिल्वर का अपना नेचर है, और गोल्ड का अपना नेचर है, प्लैटिनम का अपना नेचर है ना, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, इनके सबके अपने अपने नेचर हैं। इनका सबका अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, किसी में करंट बहुत अच्छे से फ्लो करता है, किसी में करंट बहुत अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है, और किसी में बिल्कुल ही नहीं कर पाता है। जिसमें बिल्कुल नहीं कर पाएगा करंट फ्लो, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, जैसे हमारे नॉन कंडक्टर हो गए। देखो वहां हम क्या पढ़ रहे थे? फ्री इलेक्ट्रॉन। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्टर होगा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो इंसुलेटर होगा। तो अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। तो हम रेजिस्टेंस के बेस पे भी बता सकते हैं कि बहुत हाईली रेजिस्टेंस जिसका होगा वो कंडक्टर नहीं, वो इंसुलेटर होगा। कुछ ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, तो वो गुड कंडक्टर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस इंसुलेटर के कंपैरिजन में तो कम होता है, लेकिन कंडक्टर के कंपैरिजन में हाई होता है। मतलब बीच में रखे हुए हैं, ना उनका बहुत ज़्यादा है रेजिस्टेंस, ना उनका बहुत कम है रेजिस्टेंस। ऐसे जो मटेरियल होते हैं, ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं, उनको बोलते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स को हम बाद में पढ़ेंगे, उसका भी है, आगे आएगा, रजिस्टर्स भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, रजिस्टर वायर होते हैं कई तरह के। ठीक है, तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ कंडक्टर। दूसरा है इट्स थिकनेस। थिकनेस को कहीं कहीं पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी लिखता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसको समझाने से पहले एक चीज समझ लो। जैसे मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, और मुझे मनी हाइस्टिंग करनी है, या मुझे पैसा चुराना है, या मुझे जेल से भागना है, या मुझे कोई किसी जगह पे पहुंचना है, मुझे गेट से निकलना है। तो अगर मान लीजिए मुझे भागने के लिए एक टनल दी जाए, ठीक है, अगर वो टनल काफ़ी बड़ी है तब तो मैं उसमें भागूंगा आराम से, ऐसे ऐसे झिकझैक में ही भागूंगा, कैसे भी भागूंगा, है ना, ऐसे ऐसे मस्ती से भागता हुआ निकल जाऊंगा, बहुत खुशी मनाता हुआ, अरे आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पकड़ पाएगा अब मुझे। ठीक है, अगर वो टनल बिल्कुल उसका टनल का डायमीटर मेरी ही हाइट के डायमीटर के बराबर है, तो मैं उसमें संभल के चलूंगा थोड़ा सा, मेरा सिर उधर न लग जाए, है ना, या आवाज़ ना हो जाए, या मैं कहीं टकरा ना जाऊँ। ठीक है, लेकिन अगर उस टनल का डायमीटर इतना कर दिया जाए कि मैं उसमें लेट के निकलूं, तो मुझे निकलने में कितनी प्रॉब्लम होगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो मतलब कि टनल अगर बहुत चौड़ा है तो मैं आराम से निकल पा रहा हूँ। टनल का जो डायमीटर है वो मेरी हाइट के बराबर है, तो मैं उसमें बिल्कुल खड़े होकर निकल जाऊंगा, थोड़ा झुकना पड़ेगा, निकल जाऊंगा। लेकिन अगर उसका डायमीटर इतना कर दिया जाए कि सिर्फ मैं घुस पा रहा हूँ उसमें, थोड़ा टाइटली घुस पा रहा हूँ, तो मुझे निकलने में बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। वही चीज है यहाँ पर। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है,
करंट इधर से एंटर करेगा, इधर से निकलेगा, मतलब बैटरी पर डिपेंड करता है हमने बैटरी कैसे लगाई है। मान लीजिए हमने इधर पॉजिटिव चार्ज दिया है और इधर निगेटिव चार्ज दिया है, तो करंट इधर से एंटर करेगा और इधर से निकलेगा। ये एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा करंट एंटर करेगा और उतना ज़्यादा करंट इधर से निकल जाएगा, फ्लो आउट कर जाएगा। और जितना एरिया कम होगा उतना ही एरिया कम एंटर करेगा, कम ही एरिया कम, उतना ही करंट कम, जितना एरिया कम होगा उतना ही करंट कम एंटर होगा और कम ही फ्लो आउट करेगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम है, मतलब उसकी थिकनेस कम है, तो करंट कम पास हो पाएगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा। कर गया, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर गया। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा रहेगा तो थिकनेस ज़्यादा रहेगी, तो ज़्यादा करंट इधर से एंटर करेगा और ज़्यादा ही करंट उधर से निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो रेजिस्टेंस जो है एरिया के कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। अभी इतना ध्यान रखो, वो हम बाद में देख लेंगे जो भी है। तीसरी चीज है इट्स, किसकी, कंडक्टर की बात कर रहे हैं। इट्स कंडक्टर के लिए है इट्स लेंथ। ठीक है, लेंथ जितनी ज्यादा रहेगी वायर की उसका रेजिस्टेंस उतना ही हाई हो जाएगा, और लेंथ जितनी कम होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। यानी कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ कम कर दोगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में आता है टेम्परेचर। जितना रेजिस्टेंस, मतलब जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतना ही रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। तो नेचर ऑफ कंडक्टर, इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो नेचर पे डिपेंड कर रहा है। थिकनेस और एरिया क्रॉस सेक्शन इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ेगा तो ये चीज़ कम होगी, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, बात समझ आई। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। टेम्परेचर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अभी बस तुम इतना याद रखो कि इन चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, जैसे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे तो हमने कुछ वैल्यू डिफाइन करी थी। क्या डिफाइन किया था, 1 वोल्ट के बारे में डिफाइन किया था, है ना। फिर जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा तो हमने 1 एम्पियर के बारे में डिफाइन किया था। ठीक है, ऐसे ही अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करोगे, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्या लिखोगे, 1 ohm is the resistance of conductor. 1 ohm is the resistance of conductor in which 1 ampere of electric current flowing, in which 1 ampere of current is flowing and whose potential difference is 1 volt। भाई R इज इक्वल टू वी अपॉन आई तो होता है। तो एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और जिसके पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड कितना है, 1 वोल्ट है। ठीक है, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। बस, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसका एक छोटा सा ग्राफ है जिसको हम बोलते हैं VI ग्राफ। VI ग्राफ
वी आई ग्राफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ है, ठीक है। अब हमें मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इनका जो ग्राफ है, मान लो यहाँ पर हम आई ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे वी ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और ये करंट। तो इसका जो ग्राफ है वो हमेशा हमें कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसे स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पर मैंने करंट की वैल्यू लिख ली, ये 1 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 5 और ये 6 वोल्ट। तो 1 एम्पियर पर हमें मान लो 1 वोल्ट मिल रहा है, तो 2 एम्पियर पर 2 वोल्ट ही मिलेगा, 2 एम्पियर पर हमें 2 वोल्ट ही मिलेगा। और 3 एम्पियर पर हमें 3 वोल्ट मिलेगा, 4 एम्पियर पर हमें 4 वोल्ट ही मिलेगा, 5 एम्पियर पर हमें 5 वोल्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि ये दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है ना। तो कभी कभी ऐसे ग्राफ बना देगा, इधर वैल्यू देगा इधर वैल्यू देगा, और आपसे क्या पूछ लेगा, रेजिस्टेंस पूछ लेगा, पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा कि आई इक्वल टू 6 लेना है, तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, बी भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ से क्या करेगा, वो पूछ लेगा। बस ग्राफ इतना ही है, बहुत ज़्यादा ग्राफ का इसमें रोल है नहीं, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये पूछ लेता है, मजाक मत समझना इसको। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन पूछ लेता है, ठीक है। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमें वी और आई दोनों चाहिए, है ना। वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमने पढ़ा है, आई हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो कि हमने पढ़ा है। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होगा, उस इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करेंगे, वी और आई की वैल्यू मेजर करेंगे, करनी पड़ेगी मेजर, तभी तो हम बता पाएंगे कि आर हमारा वेरीफाई हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यानी कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होगा एक्सपेरिमेंट के लिए, उसमें हमारा वोल्ट मीटर और एमीटर ये दोनों होंगे, तभी तो पता चलेगा कि वोल्ट मीटर में क्या वैल्यू है, एम्पियर मीटर में क्या वैल्यू है ना, या एमीटर में क्या वैल्यू है, और इनका रेशियो क्या आ रहा है, तभी तो वेरीफाई हो पाएगा। ऐसी थोड़ी वेरीफाई हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है, अभी बनाना मत, पहले मुझे बनाने दो, और हमेशा पेंसिल से बनाना। यहां पर एक क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, जो फिलहाल के लिए ऑफ है, ठीक है। स्विच कई तरीके का होता है बेटा, स्विच ऐसे भी कहीं पर आपको बना हुआ दिखेगा, ये भी स्विच होता है, ठीक है। ये खुला हुआ मतलब ओपन स्विच है, और ये आपका क्लोज स्विच है, ठीक है। तो इसको भूल जाओ, आप ऐसे ही बनाना। अब मैंने बताया था कि जिस भी हमें कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेना है, वो वोल्टेज लेना है या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उसको हम हमेशा कहाँ जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। और एमीटर को हम कहाँ जोड़ते हैं, सीरीज में, एंड टू एंड। ये प्लस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा, ठीक है। बैटरी लगा दी, इसको ऑन कर दिया, अब इसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाएगा और इसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। बात समझ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें क्या करना है, हम वेरीफाई करेंगे वैल्यू को। तो जब वैल्यू को हम वेरीफाई करेंगे तो हम वी और आई की अलग अलग वैल्यूज लेंगे, ठीक है, उनका रेशियो निकालेंगे और देखेंगे कि रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रेशियो सेम आएगा, ठीक है, आई और वी की वैल्यू, क्योंकि भाई ये दोनों क्या है भाई, अगर इसकी वैल्यू बढ़ाओगे, इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू कम करोगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, है ना। तो आर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। जब आर हमारा कांस्टेंट है तो वी और आई की जो वैल्यू लेंगे वो
डिफरेंट वैल्यू लेंगे, डिफरेंट वैल्यू लेने के बाद भी हमारा आर हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, यानी कि सेम वैल्यू रहेगी, है ना। तो v और i को हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है। मान लो हमें i को इंक्रीज करना है, तो हम यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस यूज करेंगे, हम रियोस्टेट रेजिस्टेंस यूज करेंगे अपने सर्किट में। रियोस्टेट में क्या होता है, एक नॉब होती है, उसको घुमाने पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाने पर क्या होती हैं, वैल्यूज आपकी आई की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर जाती है। वो इसमें प्लेस करेंगे, ठीक है। हमने अपना जो रियोस्टेट है वो यहाँ लगा लिया, इधर, यही तो था, सही है। अब क्या किया, अब हम क्या करेंगे, v और i की वैल्यू को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ये एक तरह का प्रैक्टिकली समझ लीजिए आप। पहले हमने बैटरी जोड़ी, जैसे स्विच को ऑन किया, यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू दिखाएगा। मान लो हमें v की वैल्यू दिखा रहा है 4, ठीक है। v की वैल्यू 4 दिखा रहा है और i की वैल्यू हमें दिखा रहा है 2, सही है। फिर हमने वैल्यू को चेंज किया, अब हमें v की वैल्यू दिखाने लगा 6 और i की वैल्यू दिखा रहा है 3, ठीक है। फिर हमने इसको कम करना शुरू किया, अब हमें v की वैल्यू दिखाने लगा 2, कितने दिखाने लगा, 2 दिखाने लगा, ठीक है। तो i की वैल्यू कितने दिखाएगा, 1 दिखाएगा। आप इनका रेशियो निकाल लो, निकालो रेशियो। 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए v और i की वैल्यू का रेशियो हमेशा कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। आप कुछ भी वैल्यू ले लो, चाहे आप पॉइंट में ही क्यों ना वैल्यू मेजर करो, अगर ये पॉइंट में लोगे तो ये भी उसी हिसाब से पॉइंट में आएगी, कट होकर हमेशा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने i की वैल्यू 1.5 ले ली, तो ये हमें कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। मान लीजिए मैंने i की वैल्यू 2.5 ले ली, तो ये हमें कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। यानी कि हमेशा हमें सॉल्व होके क्या मिलना है, v अपॉन i निकाल के हमें क्या मिलना है, 2 मिलना है, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो ओम्स लॉ होता है वो क्या होता है, वेरीफाई होता है, ठीक है, सही है। ये आपकी बुक में दे रखा है, आप बुक में थ्योरी पढ़ लेना, थ्योरी पढ़ोगे आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी जैसे मैंने समझाया है, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो पढ़ा है कंडक्टर, एक पढ़ा है इंसुलेटर। कंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा है कि इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, है ना भाई। या तो इसके इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं या लूजली बाउंड होते हैं। इसीलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने एटम की सेल को छोड़ के दूसरे एटम में चला जाता है, फिर उससे अगले जाता है, उससे आगे जाता है, तो हमारा करंट फ्लो करने लगता है। अब देखो हमने ये पढ़ा था, लेकिन जैसे ही हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा तो रेजिस्टेंस से हमें ये पता चला कि जितना हाई रेजिस्टेंस होगा करंट की वैल्यू उतनी ही लो हो जाएगी, ठीक है। अब रेजिस्टेंस इतना हाई है कि उसमें से करंट फ्लो ही नहीं करा पा रहा, तो मीन्स क्या है, वो सब्सटेंस क्या है, ऐसा सब्सटेंस जिसका रेजिस्टेंस इतना हाई है कि उसमें से करंट फ्लो ही नहीं करा पा रहा, उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। आप रेजिस्टेंस के बेस पे भी उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस पर ही उसकी डेफिनेशन हमेशा लिखी जाती है। आप ये डेफिनेशन भी बताओगे तो गलत नहीं है, ठीक है। दूसरा, रेजिस्टेंस जितना लो होगा उसमें उतना ही अच्छा करंट फ्लो करेगा, तो यानी कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो होता है और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि उसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर पाता, रोक लेता है, बिल्कुल अपोज कर देता है करंट का, कि तुम अंदर से नहीं जा सकते, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं हूँ हाई रेजिस्टेंस, नहीं जा सकते आप आगे। तो वो आपका क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। ये आपका क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल माना जाता है।
अब इनके बीच में एक ऐसी चीज होती है जिसको बोलते हैं रजिस्टर्स, जिसका रेजिस्टेंस कंडक्टर के कंपैरिजन में तो हाई होता है लेकिन इंसुलेटर के कंपैरिजन में लो होता है। तो अगर हम रेजिस्टेंस के हिसाब से इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे कम रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, फिर उससे ज़्यादा होता है रजिस्टर्स का, और फिर उससे ज़्यादा होता है इंसुलेटर्स का। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये कैसे ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस इंसुलेटर का, उससे कम होता है रजिस्टर्स का, और उससे कम होता है कंडक्टर का। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो हमें इसके बारे में भी तो पढ़ना है। बात समझ में आई? जिसका बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो इंसुलेटर, जिसका बहुत कम रेजिस्टेंस होगा वो कंडक्टर, और जिसका कंपैरेटिवली इसके कंपैरेटिव में हाई लेकिन इसके कंपैरेटिव में लो होगा वो आपका क्या हो गया? रजिस्टर। ठीक है, अब जब मैं तुम्हें शायद पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको निक्रोम वायर, है ना, और कॉन्स्टेंटेन ये बताया था, आपको बताया था। ये रजिस्टर्स होते हैं। निक्रोम वायर क्या होता है? हमारा हीटर होता है। हीटर में जैसे ही आप करंट फ्लो कराओगे, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, हीटर धीरे 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 क्या हो गया? रेड कलर का हो गया। मतलब उसमें इतना करंट फ्लो हो जा रहा है ना। रेजिस्टेंस उसका है तो बहुत हाई, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो जा रहा है। तो जब उसका रेजिस्टेंस हाई है लेकिन करंट भी फ्लो हो रहा है तो वो बहुत रेड कलर का हो गया। ठीक है, उसने हमें हीटिंग इफेक्ट देना शुरू कर दिया। तो ऐसे जो मतलब ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? रजिस्टर्स होते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। रजिस्टर्स बहुत जगह यूज होते हैं, जैसे गीजर में यूज होता है। हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसमें एक वायर होता है, वो भी रजिस्टर वायर होता है। ठीक है, वो भी हीटिंग इफेक्ट देता है। तो जितने भी ऐसे वायर हैं या ऐसे सब्सटेंस हैं जो जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर वो हीटिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं, वो क्या होते हैं? रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स पढ़ने हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस क्या होता है? अफेक्ट होता है। ठीक, सबसे पहले नंबर पे आता है लेंथ, जो कि मैंने अभी पीछे बताया था। लेंथ के बारे में मैंने बताया था कि अगर जो आर होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ इंक्रीज करेगी तो आर भी इंक्रीज करेगा, अगर लेंथ डिक्रीज करेगी तो आर भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? दूसरा होता है एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, अगर एरिया डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है। अब जैसे हमने वहां पर जैसे हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, पढ़ा था। ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, ये और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। अगर ये डबल हो रहा था तो ये भी डबल हो जा रहा था, अगर आई डबल हो रहा था तो ये हाफ हो जा रहा था। उस केस में एरिया की बात करते हैं। एरिया अगर डबल होता है तो रेजिस्टेंस कितना डिक्रीज करता है? बहुत ही सिंपल है, आप समझ लो। देखो, अगर मैं एरिया की बात करूं, अगर मान लो वायर मैंने ऐसे लिया है, मैंने ऐसा वायर लिया है जिसके एंड जो है वो सर्कुलर है, तब एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर हमने कंडक्टर ऐसा लिया है जिसके एंड जो है वो स्क्वायर के हैं, तब इसका एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर। ठीक है, और अगर हमने अपना कंडक्टर ऐसा लिया है कि जिसके जो एंड हैं वो कैसे हैं? रेक्टेंगुलर हैं, तब एरिया कितना हो जाएगा? L इंटू बी हो जाएगा।
यहाँ पर भी स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पर L इंटू बी, यानी कि दोनों लेंथ का मल्टीप्लाई होके जो वैल्यू आएगी वो उसका यूनिट कैसा मिलेगा, स्क्वायर में मिलेगा ना उसका भी यूनिट। तो अगर एरिया को आप डबल कर दोगे, एरिया को आप डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस कितना डिक्रीज करेगा, 1/4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। समझ गए। अगर आप एरिया को 3 टाइम इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस 9 टाइम डिक्रीज करेगा। समझ गए। अगर आप एरिया को 4 टाइम डिक्रीज कर दोगे तो रेजिस्टेंस 16 टाइम इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो रहा है, 1/4 1/9 हो जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। अगर आप इसको डिक्रीज कर दोगे, या ऐसे लिख लो 4 टाइम डिक्रीज करेगा, ये 9 टाइम डिक्रीज करेगा। और अगर आप एरिया को डिक्रीज करोगे तो जो रेजिस्टेंस है वो 16 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है ना, इसीलिए। अब एक मैंने बताया था नेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब ये नेचर ऑफ कंडक्टर, तो नेचर ऑफ कंडक्टर तो जो होता है वो आपका कंडक्टर कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक तरफ मैंने ले लिया कॉपर वायर, और एक तरफ मैंने ले लिया निक्रोम वायर। क्या ले लिया, निक्रोम वायर। ये दोनों आइडेंटिकल है, मतलब कि जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी है, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया इसका है उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया इसका है। मतलब जितनी थिकनेस इसकी है जितनी थिकनेस इसकी है, सब सेम है, दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, बस मटेरियल का फर्क है, ये कॉपर का है और ये निक्रोम का है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस वैल्यू 1 आता है तो इसका 60 ओम आएगा, यानी कि निक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो प्योर मेटल से 16 टाइम ग्रेटर होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लेता है। समझ गए बात को, बात ठीक है। अब आ जाता है लास्ट पे, टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो ये क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि ये 5 फैक्टर्स हैं जो आपके रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका एक टॉपिक रह गया रेजिस्टिविटी। वो रेजिस्टिविटी हम पढ़ाएंगे कल। ठीक है, क्योंकि अभी जितना पढ़ा है पहले उतना अच्छे से पढ़ लो। रेजिस्टिविटी पढ़ाने के बाद में आपका रेजिस्टेंस वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं इसके आपको क्वेश्चन करा दूंगा सारे। ठीक है, तो जब तक आप पढ़ते रहिए, आराम से अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, बोर्ड में आपके अच्छे एग्जाम आएंगे तो आपको आगे भी अच्छी स्ट्रीम चूज कर पाओगे। ठीक है, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब खैर।